उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें घर से बाहर जाना है, सुकून मिलता है। तो मैंने घर पे लिखा था कि वक्त बताएगा करम क्या होता है, माँ की दुआओं का असर क्या होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे जाकिर भाई के लिए, जैसे कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए हैं? अब जब भी कोई काम करते हो, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो पहले उसकी रिसर्च में जाते हैं। Correct, थोड़ा सा correct. पहले ये ज्ञान ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आजकल धुरंधर मूवी चल रही है जैसे, और उसमें मतलब देखा जाए तो इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जो अब पता चल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है। अधर्म सोने के सिंहासन से गिर के रंग होने वाला है, संसार को नए युग की ओर पंथ मिलने वाला है। तुम अपने हृदय की त्रास एवं पीड़ा को संभालो सखी, पांडवों को छोड़ समस्त कुरुवंश का अंत होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए, लेकिन जब कोई ओपन माइक से आता है तो हम लोगों का दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जब एक ओपन माइक को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है और ओपन माइक के लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और एक ये नई जर्नी है क्योंकि ओपन माइक में 5 से 7 मिनट मिलना एक परफॉर्मर के लिए बहुत ही बुरा लगता है, वो मैं समझ सकता हूँ। और उसको जब 30-35 मिनट सुनने के लिए कोई एक रिकॉर्ड, एक प्लेटफॉर्म मिले तो वो बहुत ही अच्छा होता है। सो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। वेलकम शीर्षि मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑडियंस को बता दूं, मैम बहुत ही अच्छा पोइट्री करती है। हमारा भी ग्रैंड ओपन माइक शो हुआ था, उसमें मैम आए थे एंड ट्रस्ट मी, आप जाके सुनना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बहुत ही प्यारा बोला था मैम ने, बाकी तो आज पॉडकास्ट में आपको पता चल ही जाएगा। सो मैम, मैं चाहूँगा अपने हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, सो हाय, मेरा नाम है श्रेयसी श्रीवास्तव और मैं जैसे कि अपना परिचय देती हूँ कि नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयसी श्रीवास्तव और मैं ज़्यादा ख़ास नहीं हूँ, बस ज़िंदगी को भरपूर जीने की ख्वाहिश रखने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ। तो ये मेरा परिचय है। जैसे मेरा लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। बाय प्रोफेशन आई एम एन ईवी इंजीनियर, बट मेरा जो एक डेडिकेशन है पोइट्री की तरफ, शायरी की तरफ, शब्दों की तरफ, वो बहुत अलग है। वो उसके लिए मुझे किसी माहौल की ज़रूरत नहीं होती है। आई लव एक्सप्रेसिंग, इट्स लाइक कि आई ट्राई वेरी मच कि मैं जितने भी इमोशंस फील करती हूँ या जितने भी इमोशंस लोगों के पास आसपास के सराउंडिंग्स में हैं, मैं उन्हें फील करके एक्सप्रेस कर सकूँ वर्ड्स के फॉर्म में। क्योंकि अगर आप शब्दों का चयन कहाँ पे कैसे करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ और यही है मेरा सफ़र। क्लास 8 से स्टार्ट हुआ था, मैंने आयुष जी को पहले ही बताया था, बट वो बहुत ही बेसिक था। तो वाई यू चूज लाइक पोएट्री वाला पार्ट? मतलब अभी क्या होता है, जो जो पोएट्री कर रहा होता है ना, लगता है कि या तो उसका दिल टूटा होगा, हाँ तो कुछ ऐसा होगा, हाँ तो ज्यादातर ऐसा बोला जाता है। हाँ। तो एक वो बात भी है ना कि एक तो दिल जला शायर होता है, एक दिल लगा। तो आप कौन से वाले हो? मैं बस दिल से शायर हूँ। अच्छा, दिन नज़ीर वाले मतलब। हाँ, तो क्यों आप पोएट्री में है, बस मेरा क्वेश्चन ये था। पोएट्री बेसिकली क्या है, ज़रूरी नहीं कि कुछ लिखने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उस एहसास से ही गुज़रना पड़े। आप कितने अच्छे श्रोता हैं, ये भी डिपेंड करता है। करेक्ट। तो आप जितने अच्छे श्रोता होंगे, आप उतना अच्छा लिख भी सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली रीडिंग्स का बहुत शौक है। मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं और मुझे उसमें से एक बात तो समझ में आई है कि जितने भी इमोशंस होते हैं, लव, एंगर, हेट्रेड, जितने भी टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, हर इमोशन अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग होता है। Correct. और हर इमोशन को एक्सपीरियंस करना, फील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है और उससे गुज़रना भी। चाहे लोग कहते हैं कि बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करवा देगी। वो मतलब परमानेंट नहीं होता है कुछ भी। तो वो जो फ्लो है ना इमोशंस का, आई लव दैट। बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि एक ऐसा कुछ लिखूँगी जिसमें 7 फेजेज़ ऑफ इमोशंस मैं लिखूँगी। अच्छा। हर मतलब 7 फेज़ होंगे हर इमोशन के, तो उन इमोशंस पे मैं 4-4 पंक्तियाँ या 8-8 पंक्तियाँ लिखूँगी। तो वो मैंने बस सोचा था, उसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरा कविताएँ अभी तक मैंने लिखी हैं, उनको अगर इकट्ठा किया जाएगा, तो वो हर टाइप्स ऑफ पोएट्रीज़ हैं। करेक्ट। तो वो हर टाइप्स ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हैं कहीं न कहीं। कब से लिख रहे हो आप पोएट्री? मैं पोएट्री लिखना मैंने 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था ओके। और 8th स्टैंडर्ड से तो मैंने लिखना ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है बेसिकली। तो उस टाइम पे तो नहीं पता था मुझे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँगी 8th क्लास में क्या ही पता रहता है, बट मुझे लिटरेचर बहुत पसंद था, तो मुझे लगता था कि इसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है। कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। करेक्ट।
हर इंसान अपनी कहानी का बहुत ही अहम किरदार होता है, Right. तो उस किरदार को आप कितने अच्छे से समझते हैं और आसपास के जो आपके किरदार हैं उनको आप कितने अच्छे से समझते हैं. बेसिकली व्हेन यू लव टू फील यू विल लव टू एक्सप्रेस. करेक्ट. तो दैट्स व्हाई आई लव राइटिंग. एंड वर्ड्स तो एक्सप्रेस करने की जगह होते हैं कि अगर आपको एग्जैक्ट. मतलब वैसे भी शायरी एक ऐसी चीज होती है ना कि आप ना किसी को भी मतलब बहुत सारी बातें जब नहीं बोल पाते हो तो शायरियों में मतलब वो 3 लाइनों या 2 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हो बिल्कुल. सारी चीजों को. बिल्कुल. तो ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पार्ट होता है. हाँ. आपको कौन से पोएट पसंद है सबसे ज्यादा? मैं सबसे ज़्यादा वैसे राहत इंदौरी साहब को सुनती थी जब मैंने सुनना शुरू किया था, और मेरा बड़ा मन था कि मैं उन्हें कभी लाइव सुनूं, अच्छा. बट इट्स ओके. बट वो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वो बोलते बहुत अच्छा है. एक्चुअली क्या होता है ना, एक होता है आप लिखते हो, एक होता है आप बोलते हो. हाँ, लहजा जैसे लहजा, सही. वो जो आप पढ़ते हो ना, वो बहुत मैटर करता है. आपने बहुत अच्छा लिख लिया है, आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो. वो जो रिप्रेजेंट करना होता है ना, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो वो उतना प्रेजेंटफुल नहीं होता है. फिर जो आप लिखा है वो शायद ही कुछ लोगों तक पहुंचेगा, बट आप उसको अच्छे से लहजे में, अदब में पढ़ के डिलीवर करते हो तो काफी लोगों तक पहुंचता है. करेक्ट. एंड जैसे आपने बात करी राहत इंदौरी साहब की, तो मैं मतलब एकदम से याद आया कि अगर कुछ सुना सकें आप अपनी कुछ या किसी की भी जो आपको बहुत पसंद लगती हो. अ, अपनी हाँ, कुछ भी जो आपको सही लगता हो. तो मैं अपनी ही सुनाऊंगी बेसिकली. हाँ. तो जैसे मेरी जो सबसे पहली शायरी थी जो मैंने लिखी थी 8th क्लास में, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, ठीक है. तो वो मैंने लिखा था. वो 4 पंक्तियां थी कि बिन मांगे जो मिल जाए उसे उपहार कहते हैं, बिन चाहे जो हो जाए उसे इत्तेफाक कहते हैं. बिन मांगे जो मिल जाए उसे उपहार कहते हैं, बिन चाहे जो हो जाए उसे इत्तेफाक कहते हैं, खुदा से की हुई बात को फरियाद कहते हैं, और खुदा से जो मिल जाए उन्हें माँ बाप कहते हैं. हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया. तो ये मेरी पहली 4 पंक्तियां थी जब मैंने लिखना शुरू किया था. ये तब की मेरी 4 पंक्तियां थी. बहुत अच्छा मतलब आपने बढ़ाए. एंड आपको क्या लगता है कि पोएट्री में आप कितना आगे तक पहुंचने वाले हो? क्या प्लान्स हैं आपके आगे? पोएट्री में मैं सच बताऊं तो मुझे कवि सम्मेलन में कभी भाग लेना है कि मैं वहाँ पे उस मंच पे चढ़ूं और शायरियाँ पढूं, पंक्तियाँ पढूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स में परफॉर्म किया और मुझे अपना टेस्ट समझ में आया कि एक होते हैं जो पोएट्री को एज पोएट्री बोलते हैं, और जो मैं बोलती हूँ वो मुझे लगता है कवि सम्मेलन में ज़्यादा सहारा जाएगा. करेक्ट. इसलिए तो कवि सम्मेलन में मुझे और बड़े आप बड़े हिंदी लिटरेचर से हो तो हाँ, मतलब वो एक अलग ही चीज है. अलग ही चीज़ है एंड ये. आपके हिसाब से शेरशी पोएट क्या होते हैं? मतलब शायरी जो लिखते हैं वो कौन होते हैं आपके हिसाब से? वो होते हैं जो ऑब्जर्वेंट्स होते हैं. वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि उनके जीवन में ही कोई घटनाएं घटे तो ही वो कुछ लिखें. वो ऑब्जर्व करते हैं आसपास की चीज़ों को कि कैसे, कितना, क्या हो रहा है, कौन क्या महसूस कर रहा है. जिसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. जहाँ पे चिता जलती है वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, करेक्ट. सारे नेगेटिव होते हैं, बट उन सारे नेगेटिव इमोशंस में सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन कौन सा होता है? घर वालों का या किसका? दुख का होता है. हाँ, मतलब दुख है. क्योंकि उस समय बहुत सारी भावनाएं अपने भीतर चल रही होती हैं, जिसमें दुख होता है, ग्लानि होती है, द्वेष भी होता है, बट जो दुख होता है वो बहुत बड़ा होता है. तो वो शायर के ऊपर है कि वो उन चीज़ों को कैसे महसूस करता है. और जब वो जितना ज़्यादा कोई महसूस करता है वो लिख भी सकता है, वो पढ़ भी सकता है, बस आपको महसूस करने आना कभी चाहिए. कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आपने करी हो उस पे कुछ लिखा हो तो? हाँ, मैंने लिखा तो है, मुझे याद नहीं है. हाँ, आप प्लीज देख के बताइए ना, कुछ सही है तो. हाँ, मैं देख के बताती हूँ. एक नहीं, मैंने कविता लिखी थी. ये मैंने लिखा था बहुत पहले कि अ, जब एक टाइम आता है ना आपकी लाइफ में, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, तो इस सारी चीज़ों का सबसे अच्छा एस्केप होता है कि आप कभी घाट पे जाइए, कोई लाश जल रही है, कोई चिता है, राख हो जाएगी वो कुछ क्षण में. तो उसका कंक्लूजन क्या है? मतलब एक जन्म हुआ, लाइफ साइकिल पूरी चली और फिर राख हो गए. तो उस पे मैंने लिखा था कि ये जो नज़ारे तुम देख रहे हो ये अंत नहीं, ये छुड़ाव है कुछ बंधन का. हम्म. इससे आगे अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी तो बाकी है हिसाब पूरे दिन का.
और व्याकुलता से भरे इस मन को अभी समझा नहीं पाओगे, और जिसे अंत समझ भूल के जा रहे हो, अभी वापस वहां फिर आओगे। और ये चक्र है जिसमें तुम्हें निकलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। इस चक्र से तुम्हें निकलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। हर बार ही असहन्य पीड़ा होगी, हर बार माया की आग में ये तन जलेगा। आते आते खुद ही लिखेंगे लेख इस जीवन का, जाते जाते भूल जाएंगे संपूर्ण लेख इस जीवन का। और ये जो नज़ारे तुम देख रहे हो, ये अंत नहीं है, ये छुड़ाव है इस बंधन का। इससे आगे अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी तो बाकी है हिसाब पूरे तन का। तो ये मैंने लिखा था। इसका बेसिकली डीप लाइंस है काफी। एक्चुअली क्योंकि हम लोग जब बहुत ही ज़्यादा मेरा एक्चुअली ये है फंडा कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ फील कर रही हूँ, कोई इमोशन मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा है एंड इट इज़ लाइक डिगिंग मी वेरी डीपली, तो मैं यही चीज़ सोच लेती हूँ कि ये जीवन मेरी मतलब पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि यही जीवन है जो सब कुछ मेरा डिसाइड कर देगा। इस जीवन में जो होगा इसी जीवन में रह जाएगा। अगले पार क्या होना है वो तो मुझे भी नहीं पता है, ना मुझे ये याद रहेगा जो हुआ, ना आगे जो होगा उसका मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके मैं थोड़ा सा अपने आप को काम कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है, दिस विल पास, एवरीथिंग विल पास, सब कुछ पास हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन वही है। कभी ऐसे डीप थॉट को देख के आपको गुस्सा आता है, मतलब या कुछ अंदर से दिल दुख होता है आपका, तब आपने शायरी पे गुस्सा या दुख उसका निकाला हो कि हाँ मैं लिखती हूँ, तो मतलब क्योंकि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है लोग या तो बोल के निकालते हैं और या लिख कर, तो कभी ऐसा होता है? नहीं, मुझे इस चीज़ पे कोई कभी गुस्सा नहीं आया। अगर ये वाला टॉपिक आप लें तो इस पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, एक्सेप्टेंस है। नहीं जैसे कुछ चीज़ें को देखकर, जैसे अभी आजकल धुरंधर मूवी चल रही है जैसे, और उसमें मतलब देखा जाए तो इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जो अब पता चल रहे हैं कि ऐसा हो रहा था, वो बहुत लोगों को नहीं पता है ना? तो आप मतलब ऐसी चीज़ों को देख के ही, क्योंकि शायरी से ही मतलब ऑलमोस्ट गाने बनते हैं या कुछ ऐसा लेख लिखे जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि मन दुख हुआ हो तब आपने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो कि हाँ यार ये चीज़ तो आनी चाहिए लोगों के सामने, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हम्म, हुआ तो है, बट लिखा है या नहीं ये ऐसे मुझे याद नहीं है, बट बहुत कम लिखा है ऐसे मैंने इस पे। बट ऐसा होता है मतलब। ऐसा होता है और मैं इस चीज़ को डॉट करूँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसा फील करती हूँ, आई मेक श्योर आई राइट समथिंग गुड इस चीज़ के बारे अच्छा में। है, मतलब आपकी तरफ से कोई बैड चीज आगे ना ही जाए, पॉजिटिव ही जाए, तो वो पॉजिटिव ही जाए, एग्जैक्टली। गुड थॉट। एंड जैसा कि आपने बताया कि आजकल पोएट्री बहुत ज़्यादा चल रही है, और पोएट्री के नाम से मतलब बहुत सारे लोगों को ये आता है कि लड़के जैसे दिल टूट जाता है जिनका, कुछ ऐसा होता है। अब इस कला को इतना आगे तक सराहा जा रहा है जब से आप जैसे लोग लिटरेचर में आ रहे हैं। कैसे मतलब मूवीज में यूज करा जा रहा है, कैसे हम लोगों को थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया, कला की इज्जत स्टार्ट हो गई है। तो आपको कैसा फील होता है कि अब थोड़ा चीज़ों को सराहना जा रहा है? मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपने बात बोली कि जब किसी का दिल टूटता है तो कोई एक्सप्रेस करता है, पीपल यूजुअली लाफ। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी अनफिल्टर्ड, course. पीपल यूजुअली और लाफ। हर किसी के ख्याल खुद के होते हैं, और वो चाहे कैसा भी लिखा हो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब कौन सी बात किसको क्या दे जाए, कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली और मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि अगर आप सामने वाले के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट डोंट लाफ, अंडरस्टूड। क्योंकि उसका ख्याल था, वो उस फेस से गुजरा, उसने जो लिखा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसने फील किया है। आप उसके शूज में कभी नहीं थे, करेक्ट। तो इट्स बेटर इफ यू डोंट लाइक लाफ मत करो उस चीज़ को। गलत नैरेटिव सेट होता है उससे बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें ना करना ही बेटर होता है। मुझे ऐसा बेसिकली फील होता है कि आप ऐसे महफिल में बैठो ही मत जहाँ आप लोगों के जज्बात समझ ही ना सको। अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है तो देयर आर अदर लॉट्स ऑफ सोर्सेज। यू आर वेरी मतलब you can go, you can have whatever you want in your life, but just don't come sit and laugh on others emotions, because वहाँ पे खड़े होके बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और बंदा अपने इमोशंस को गुजर करके फिर वहाँ पे खड़ा होके अपने ही इमोशंस अनफिल्टर्ड तरीके से बोल रहा है। he or she has got some guts, so respect that. एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है, जैसे अभी स्टैंड अप कॉमेडियन की एकदम से भरमार आई हुई है, तो क्या पोएट्री की भी आएगी एकदम से कि इतने लोग सुनने जाएंगे उसको? वैसे जाकिर भाई ने तो प्रूफ कर ही दिया। एग्जैक्टली वही मैं बोलने वाली थी कि शायरों की महफिल में कभी कोई आता नहीं है जल्दी, हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है अरे यार ये रुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आप शायरों की महफिल में बैठिए,
आपको अगर सिर्फ खुश होना है, अच्छा फील करना है, स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत अच्छा करते हैं। बट अगर आपको ज़िंदगी के मायने समझने हैं असल में, तो आप शायरों की महफ़िल में बैठिए। वहाँ पे आपको हर किस्म के बातें सुनने को मिलेंगी और हर तरह के इमोशंस को फ़ील करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अब जैसे आप हैं, आपकी लाइफ़ में बहुत सारे इमोशंस होंगे। आप उन इमोशंस को फ़ील करते हैं, वो आपको पता है। करेक्ट। बट जो अदर पर्सन है, वो भी बहुत सारे इमोशंस को फ़ील करता होगा, बट वो सेम नहीं होंगे। तो हर इंसान के इमोशन को फ़ील करना शब्दों के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ होती है। खूबसूरती है ये, लाइफ़ की खूबसूरती है। आप कुछ कहना चाहेंगे ज़ाकिर भाई के लिए? जैसे कहीं न कहीं वो कामयाब हुए हैं, हाँ। उन्होंने 26-27 हज़ार लोगों के सामने परफ़ॉर्म किया है बाहर जाकर, तो हमें लगता है कि हमारे घर से कोई गया है हाँ। ना? ये उनकी कामयाबी लगती है कि हम में से कोई पहुँच गया ना, तो लगता है वहाँ कोई पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच जाएँगे। बिल्कुल पहुँच सकते उनके लिए कुछ कहना चाहो या फिर अपना कुछ बताना चाहो? मोटिवेशन है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि उससे मतलब वही मोटिवेशन है कि जब भी मैं बेसिकली क्या है, आप जब इतने साल से लिखते हो, आपने बहुत जगह परफ़ॉर्म किया है, बट आपको वो एक टेस्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आप थोड़ा अपसेट होते हो, कभी तो हताश होते हो कि भाई चलता चला जा रहा हूँ, मंज़िल ही नहीं मिल रही है। तो ज़ाकिर साहब जब जाते हैं बाहर बोलते हैं, तो देख के अच्छा लगता है यार कि यार अपनी मतलब अपने तरीके से ही तो बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं वही बोल रहे हैं, कितना अच्छा है। और पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है ना, जो हम फ़ील कर रहे होते हैं वो वही बात बोल देते हैं वो। एग्ज़ैक्टली, तो मेरा वही था कि कभी मैं भी पहुँचूँगी वहाँ पे, कभी मैं भी बोलूँगी। बिल्कुल। तो वही है कि वो लाइन उन्होंने बना दी है, अब बस उस पे चलते जाना है। हाँ, ये सही कह रहे हो आप, उन्होंने रास्ता बना दिया है, हाँ, बस हमें चलना है। हमें चलते जाना है सही कि बात। वो वही वाली बात है, 2 पंक्तियाँ लिखी थी मैंने कि मैं चलता रहा कहीं दूर निकल जाने को, अपनी योग्यता से विश्व जीत जाने को। आहा! वाह! ये इज़ लाइक शून्य पे सवार हो, इस तरीके से कुछ लिखा है आपने, बहुत ही बढ़िया। एंड मेरा अगला सवाल ये है कि मेल पोएट एक बनना कितना ईज़ी होता है या फीमेल पोएट बनना ईज़ी होता है? मतलब कहाँ एडवांटेजेस ज़्यादा हैं? लोग किसको सुनते हैं ज़्यादा? आप जितने अच्छे शायर हैं, उतना अच्छा एडवांटेज है। अच्छा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि ऑब्जर्वेंस होता है वो। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, उतने अच्छे शायर हैं और जितने अच्छे आप शायर, उतना अच्छा एडवांटेज। लेकिन एक श्रेय जी आजकल हर कोई शायर सोच रहा है अपने आप को। हाँ। एक ये बहुत बड़ा मिथ है। मतलब अगर किसी को शायरी आई, ताई, नाई, हलवाई कुछ भी बोलना है ना, तो वो शायर है एक तरीके का। एग्ज़ैक्टली। है ना? तो आप इस पे क्या एक मिथ तोड़ना चाहोगे कि मतलब शायर कौन है? मतलब किसकी शायरी क्या होती है शायरी? शायरी होती है, एक तो आप ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी है, महसूस जितना अच्छा करते हो। दूसरी चीज़ आपने कुछ महसूस किया, आप एकदम से उसको लिख दोगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। बट क्या काफ़ियों को जोड़ना खाली बस शायरी है? नहीं, मैंने आपको वही बताया। चीज़ आप बता रहे हाँ, कैसे दूर? आप जब भी कोई काम करते हो, जब भी हम कुछ काम करते हैं, तो पहले उसकी रिसर्च में जाते हैं करेक्ट, थोड़ा-सा। करेक्ट। पहले ये ज्ञान ढूँढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा कि आपको कौन से शब्द कहाँ कैसे इस्तेमाल करने हैं, उतना अच्छे से आप कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई बहुत ही फ्रेश है, उसने कोई इमोशन फ़ील किया, बस राइमिंग बनाने से नहीं कोई शायर बन जाता है, कि आपने कुछ तो करते हैं, हारते हैं, जीतते हैं करके आपने कुछ बना दिया, तो वो इतना बहुत ये तो आप डेली बना लोगे। ये तो आप डेली बना लोगे, बट आप उन शब्दों की गहराइयों को कैसे समझोगे? आपने शब्द तो लगा दिए, एक होता है कि आपको रेसिपी पता है और आपने सब कुछ डाल साथ दिया, डाल दिया, सही बट बात है। कौन-सी चीज़ कितनी डालनी है, उससे स्वाद आता है। करेक्ट, ये बहुत ही अच्छी चीज़ बात बोली आपने, एग्ज़ाम्पल भी काफ़ी सही दिया आपने। एंड जैसे कि आपने बताया मेरे को पोएट्री के लिए कि बहुत सारे लोग आगे बढ़-बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पोएट्री में। आपको क्या लगता है एक पोएट बनने का जो सफ़र होता है, सबसे स्टार्ट अगर कोई सोचता है आज, तो आपके हिसाब से उसे पहले कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो एक अच्छा पोएट बन सकता है? पहले पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 8th क्लास में, ये जो मैंने अभी शायरी आपको सुनाई, बहुत ही अनफ़िल्टर्ड है। इसमें मुझे ही बहुत सारी गलतियाँ दिखती हैं, ये शायरी बहुत बट अच्छी है। इसमें एक मासूमियत है, रियल लग रहा हाँ, मुझे, ऐसा रियल नहीं कि बहुत बनाकर सोचकर लिखा गया होगा। एग्ज़ैक्ट बट ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत अंदर डीप जितना हाँ, सोचो आप वो है था। क्योंकि मैं जब लिखती हूँ, तो मैं अपनी 4 पंक्तियों में 16 गलतियाँ निकाल देती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हिंदी लिख रहे हो, तो आप हिंदी ही लिखो। जैसे मैंने जो आपको सुनाई, ये मेरी पहली शायरी थी, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो जैसे इसमें पहले शब्द मैंने उपहार यूज़ किया है, फिर मैंने इत्तेफ़ाक यूज़ किया है। उपहार शुद्ध हिंदी में आता है, इत्तेफ़ाक थोड़ा-सा उर्दू में आ जाता है। तो जब भी आप शायरी लिख रहे हो, अगर आप शायरी लिख रहे हो, तो अगर आप हिंदी लिख रहे हो, तो आप हिंदी ही लिखो। करेक्ट। अगर आप उर्दू लिख रहे हो, तो आप उर्दू ही लिखो।
या उसको हिंग्लिश ही रखो, करेक्ट। एक लैंग्वेज को फॉलो करो। जब आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हो तो वो डिलीवर तो हो जाता है, बट खूबसूरती कहीं न कहीं थोड़ी-सी लैक कर जाती है। तो वो चीज़ आपको लगता है कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे आप पोएट्री में? बिल्कुल लगता है मुझे। मैं सब सोचती हूँ। मैनिफेस्टेशन पावर। एग्जैक्टली। मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको जब तक आप सोचोगे तब तक पूरा भी कैसे होगा, ऑफ कोर्स। एग्ज़ैक्टली। और हम तो शायर हैं, हमें सुनना पड़ रहा है। अच्छा, मैं कुछ रैपिड फायर्स लूंगा आपसे, आपको ना उसके एक लाइन में या एक वर्ड में आंसर देना है उसका, अच्छा, ठीक है? तो आई आप एम नॉट वेरी गुड एट दिस। आपको ना मतलब मुझे बताना है कि उस वर्ड से आप क्या समझते हो और आपके लिए वो वर्ड के मायने क्या है, ओके। ठीक है? तो थोड़ा पर्सनल भी होगा। तो सबसे पहला वर्ड तो मोहब्बत है, उससे आप क्या समझते हैं? ज़िंदगी, पेन। खामोशी, मकसद लाइफ का, करियर। सक्सेस, कामयाबी। लाइफ अचीवमेंट, शायरी। लाइफ। कभी खाली टाइम में क्या करते हो आप? सो जाती हूँ। सबसे अच्छा कौन सा काम लगता है आपको करना? सबसे अच्छा मुझे लिखना ही लगता है। मोस्ट फेवरेट एक्टर? एक्टर मोस्ट फेवरेट में ऋषि कपूर थे। एंड मोस्ट फेवरेट आपके शायर कोई? राहत इंदौरी साहब। तो शेषी, जैसे कि हम सबने इस बारे में बात करी, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जब स्टार्टिंग में वेद लिखे जाते थे, श्लोक लिखे जाते थे, तो वो लिखना भी बहुत सोच समझ के उस टाइम पे भी लिखा जाता होगा। तो आपके हिसाब से महाभारत कैसे रोल प्ले करती है हमारी किसी भी चीज़ों को लिखने में या सोचने में? महाभारत मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि वो जो कहानी है, उस कहानी के जो एक-एक किरदार हैं, वो किरदार आज बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको। मतलब आप हर इमोशंस उसमें, बहुत सारे इमोशंस हैं। प्रैक्टिकली आप देखिए ना, तो जो जैसे रामायण है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा है सब कुछ उसमें कि राम जी, सीता जी का वो बहुत ही अच्छा नैरेटिव है। लेकिन महाभारत आज के युग की कहानी है। वो ये बताती है कि आज की चीज़ें कैसी हैं। तो महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं, और जिसमें से मेरा सबसे अच्छा जो प्रसंग है वो द्रौपदी का है, और द्रौपदी पे मैंने 2 कविताएँ लिखी। प्लीज नहीं। तो एक कविता तो मैंने लिखी थी, बहुत छोटा-सा प्रसंग है ये, कि द्रौपदी और श्री कृष्ण का कॉन्वर्सेशन है, और उस समय महाभारत के दिनों की बात है, अभिमन्यु के विवाह की तैयारी चल रही थी। तो उत्तरा की माताजी आती हैं और वो द्रौपदी से कहती हैं कि मैं उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे गोविंद ने आश्वासन दिया है कि मेरी पुत्री का पुत्र सम्राट बनेगा। तो द्रौपदी सोच में पड़ जाती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र सम्राट बनेगा? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि अभिमन्यु सम्राट बनेगा, इसलिए उत्तरा का विवाह करवा रही हैं, या मेरे 5 पुत्रों में से कोई सम्राट बनेगा, इसलिए विवाह करवा रही हैं? तो वो उनके दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही होती हैं। तो वो उन सारी उलझनों को लेकर के गोविंद के पास जाती हैं और गोविंद से सवाल करने लगती हैं। तो गोविंद जो उस पे कहते हैं कि अधर्म सोने के सिंहासन से गिर के रंक होने वाला है, संसार को नए युग की ओर पंथ मिलने वाला है। तुम अपने हृदय की त्रास एवं पीड़ा को संभालो सखी, पांडवों को छोड़ समस्त कुरुवंश का अंत होने वाला है। और है कि ईश्वर के शरणागत ईश्वर में लीन हो जाएंगे, प्राचीन सभी धर्म फिर से नवीन हो जाएंगे। तुम अपनी ममता का आंचल संभाले रखना सखी, अभिमन्यु समेत तुम्हारे 5 पुत्र माटी में विलीन हो जाएंगे। तो जब द्रौपदी ये बात सुनती हैं गोविंद की, तो उनका जो एक ममता है, ममता की जो भावना है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, एकदम पेन में आ जाती है। उनको गिल्ट होने लगता है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध के लिए क्यों ही कहा। तो उस पे जो उनका रिएक्शन है द्रौपदी का, वो ऐसे निकलता है कि सुन के गोविंद के शब्द पांचाली निशब्द खड़ी रह गई, सूखे पत्ते की भांति भू पर पड़ी रह गई। विजय का सुख संताप में बदल गया, अब तक का कमाया पुण्य मानो पाप में बदल गया। फिर कहती हैं कि अपने ही लिए निर्णय पे पछताने लगी, द्रुपद सुता अपनी ममता का शोक मनाने लगी। और फिर वो गोविंद से कहने लगी कि जीवन के किस पथ पे आपने मुझे लाके खड़ा कर दिया है गोविंद, मातृत्व ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है, आपको ज्ञात है गोविंद। और ऐसा सर्वनाश तो मेरी ममता को ही काट देगा, मेरे सजाए उपवन को क्षण भर में उजाड़ देगा। धरा सर्वनाश किस प्रकार भूलेगी, स्त्री अपमान भूल सकती है गोविंद, ममता किस प्रकार भूलेगी। फिर कहती हैं
पांचाली की और अधर्म का यह पाश मैं भेद नहीं सकती। एक माता अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देख सकती और प्रतिकार का कोई सुख मुझे नहीं चाहिए। गोविंद, मुझे ये युद्ध ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने लिखा था। ये एक बहुत छोटा-सा प्रसंग है द्रौपदी और श्री मतलब कृष्ण का। लेकिन ऐसे सब कुछ बोल दिया आपने, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारा, बहुत प्यारा लिखा है आपने, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने। एंड श्रेयसी, मैं आखिर में यही जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ कहना चाहोगे, मैसेज कुछ देना चाहोगे शायरी को लेकर या फिर अपने पूरे इस कॉन्वर्सेशन की बात को लेकर? एक बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी साल से घर से बाहर रह रही हूँ। हुँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें घर से बाहर जाना है, सुकून मिलता है। तो मैंने घर पे लिखा था कि वक्त बताएगा करम क्या होता है, माँ की दुआओं का असर क्या होता है, और जिस बाप की डांट के तैश में तुम घर छोड़ के निकले हो, वो ज़माना ही बताएगा तुम्हें घर क्या होता है। तो घर बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालाँकि सबको छोड़ना पड़ता है, बट बहुत लोग जो ये सोचते हैं कि हमें बस घर से बाहर निकल के ही सब कुछ दुनिया हासिल कर लेनी है। दुनिया तो हासिल कर लूँ। उनको बता दो आप, मजबूरियों की वजह से छोड़ा जाता है, ऐसे भी शौक से नहीं आता। मजबूरियों की वजह से छोड़ते हैं लोग, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है। मुझे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे एस्टॉनिशमेंट होता है कि व्हाई पीपल थिंक कि जो आपका घर है आपके लिए केज है। हुँ। मजबूरियों की वजह से छोड़ना, वो तो कमाना है तो जाना ही पड़ेगा, करना है कुछ लाइफ में तो बट आई निकलना थिंक ही घर से पड़ेगा। निकलना बहुत इम्पोर्टेंट होता भी है। हाँ। जब तक आप नहीं निकलोगे तो उसी में बंध जाते हो आप। एक होता है आपको कुछ करना है, आपको घर हाँ, से निकलना हाँ, पड़ेगा। हाँ। लेकिन जब आप नेगेटिव इमोशंस रख करके घर छोड़ के जाते हो, वो तो फिर कहीं भी सही। ये उन्हीं लोगों के लिए हुँ। बेसिकली। तो यही था। और बाकी मेरा पेन नेम है अप्तरी। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, मुझे सुनने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अप्तरी के नाम से मेरा पेज है। यूट्यूब पे मेरा श्रेयसी श्रीवास्तव के नाम से चैनल भी है, और मुझे सुनते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू सो मच श्रेयसी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आप श्रेयसी के जितने भी चैनल्स हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो जिसको भी श्रेयसी को सुनना है, और बहुत ही प्यारा बोलती हैं, इनके शोज़ भी होते रहते हैं, बहुत सारे लोग इनको सुनने आते हैं। तो जिनको भी मैम को सुनना है वो डेफिनेटली उन जगह पे जाकर मैम को सुन सकता है, फॉलो कर सकता है। एंड ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा श्रेयसी को सुनकर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो मैम। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।